बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले जलसे से जो कहानी शुरू हुई थी वो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक तो वहाँ पर आपस में तसादम हुआ और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो तकरीर की वो 3 हलकों में बहुत ही सख्ती के साथ उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नाम लेकर जिस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू की गई, मुस्लिम लीग नून उसके ऊपर गुस्से में आई। इसके साथ साथ उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में और बिलखसूस बीट रिपोर्टर्स और ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से जो भी गुफ्तगू की वो भी सबके सामने आई। उन्होंने बिकाऊ कहा, उन्होंने लिफाफी कहा, उन्होंने सख्त किस्म के ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए जिस पर सहाफ़ी भी गुस्से में आए। इसके साथ साथ उन्होंने जो तीसरा अटैक किया वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज पर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर किया और उस हवाले से भी जो उनके फ़िक्रे थे वो सख्त काबिल एतराज़ ठहरे। ये मुतालबा किया जा रहा था और शुरू में सहाफ़ियों से बैरिस्टर गौहर ने और जो इसके साथ साथ उमर अयूब साहब हैं उन्होंने जाकर माजरत भी की, लेकिन आज एक नई पेशरफ्त हुई है। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो कोई माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, ना ही गंडापुर की किसी बात पर कोई माफ़ी मांगी जाएगी, साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है और इस धोखे के बाद एस्टेब्लिशमेंट से या किसी भी पॉलिटिकल जो कुव्वत है, सियासी कुव्वत है, उसके साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले एक 6 रुकनी टीम थी, 6 बंदे थे जिनको उन्होंने डिप्यूट किया हुआ था। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर एक्टिव हुई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो सामने ऐलानात आए, वो 2-3 किस्म की हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर चैप्टर, कल उनके जनरल सेक्रेटरी ज़ीशान रशीद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। उनका ये कहना है कि 22 सितंबर को लाहौर में हम जलसा करने जा रहे हैं। इसके लिए दरख्वास्त दे दी गई है और देखना ये है कि हमें इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। इसके साथ ही जुम्मे के रोज़ एहतजाज का उन गिरफ्तारियों के ऊपर जो कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर से या अंदर से की गई, उन पर भी एक एहतजाज का ऐलान किया गया और इसके साथ ही असद कैसर साहब का ये भी ऐलान सामने आ गया कि अब वो मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। देखना ये है, सवाल कई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 सितंबर को लाहौर में इतवार के रोज़ जलसा करने का जो ऐलान है, क्या वो लाहौर में जलसा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जारहाना रवैये की तरफ एक मरतबा जा रही है, क्या वो मज़ाहमत कर सकती है या नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ क्या अगर लाहौर में जलसा किया जाता है तो इससे कोई अमन व अमान की सूरत हाल भी यहाँ पर पैदा हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि आइनी सियासी जमहूरी हकूक़ तो हम मानेंगे, लेकिन गाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बदगोई जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल ये भी है कि इस पूरे मंजरनामे में अगर सियासी हालात और मुल्की हालात ख़राब होते हैं तो नुकसान में कौन रहेगा, हुकूमत रहेगी या पीटीआई रहेगी आने वाले दिनों में। इस सवाल को लेकर चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। हमारे जो यहाँ पर सीनियर कॉलमिस्ट, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे आपका मैं तारुफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले मैं मशकूर नासिर शराइस साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, कॉलमिस्ट है। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी कॉलम नवीस मियाँ हबीबुल्लाह साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद है। मियाँ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नईम मसूद साहब जो कि तजियाकार हैं, कालम निगार हैं, माहिर तालीम हैं, आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये मंजरनामा, नाज़िर साहब, क्या बन गया ये मंजरनामा सारे का सारा? नजम अली साहब, मुआशरा अगर जंगल की शक्ल इख्तियार कर ले तो मैं समझता हूँ कि इंसानों का फिर भी ये फ़र्ज़ है, कुछ इंसानों का जिसमें सियासतदान भी हैं, इंटेलिजेंशिया भी है, उनका फ़र्ज़ है कि कम से कम वो जानवरों वाला रवैया अख्तियार ना करें। लेकिन असल कहानी ये है कि मुआशरा जंगल बना कैसे। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, वो बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। अच्छा। हमारे यहाँ ये है कि संग तराश मौजूद है और वो बुत तराशता है, फिर उसमें रूह फूंक दी जाती है। जब उसमें रूह फूंक दी जाएगी फिर तो वो बोलेगा। और सवाल ये है कि ये अमीन गंडापुर या पीटीआई की लीडरशिप के बारे में हम जो कुछ आजकल देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जो कुछ उन्होंने कहा जिस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म किसी हद तक जायज़ है। दानिश्वरों से ये तवक्को नहीं होनी चाहिए
और सियासतदानों से ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि वो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करें। लेकिन सवाल फिर वो यही है कि ये ज़ुबान किसने इस्तेमाल नहीं की। शेख रशीद साहब को आप याद कर लीजिए, वो बेनज़ीर के बारे में क्या कहा करते थे, और जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ज़माने में जब वो मुस्लिम लीग में नहीं हुआ करते थे तो वो क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। फिर बानी मुस्लिम लीग नून, उन्होंने कौन सा लहजा इख्तियार नहीं किया। बेनज़ीर के हवाले से हम देखें, वो याद है जनरल ज़िया-उल-हक की पहली बरसी पर जो उनका खिताब था, शुअरा खिताब, उसके आजकल भी हमें क्लिप नज़र आते हैं, तो उन्होंने क्या कुछ फरमाया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हम आगे चलना चाहिए, पिछली बातों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि माजी ही से हम सबक हासिल करते हैं और माजी को सामने रख के ही हम आगे कोई बेहतर फैसले कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ रवैये तब्दील होने चाहिए, रवैये तब्दील होने चाहिए। लेकिन हमें तो आगे मज़ामत बढ़ती हुई और जो है मुफाहमत कम होती हुई नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि ऐसा है नहीं। देखिए, रियासत के खिलाफ कोई कभी भी मज़ामत में कामयाब नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा लीडर इस मुल्क में पैदा नहीं हुआ। गो PTI के मोहब्बत करने वाले और उनके वोटर सपोर्टर ये समझते हैं कि इमरान खान साहब उनसे बहुत बड़े लीडर हैं, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। देखिए, रियासत के खिलाफ जैसे मैंने अर्ज़ किया मज़ाहमत नहीं की जा सकती, बेनज़ीर मज़ाहमत नहीं कर सकी, जनाब नवाज शरीफ मज़ाहमत नहीं कर सके। कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर जब मामला आ जाए फ़ौज पाकिस्तान का, तो मैं समझता हूँ कि उनको क्रिटिसिज्म का निशाना नहीं बनाना चाहिए। उनकी कुर्बानियाँ, सिविल सोसाइटी की भी कुर्बानियाँ, इसमें कोई शक नहीं, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं और दहशतगर्दी की जंग के हवाले से उनकी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान की जो PTI तो माफ़ी मांगती हुई नजर है। नहीं आ रही। वो कहते हैं आज बानी PTI ने जो गुफ्तगू की और उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए सलमान अकरम राजा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो कहते हैं हम माजरत करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। जो भी अगर गलत, वो तो गलत भी मानने को देखिए, बानी PTI जो है उनका जो हम देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, वो क्या है, वो इब्तदा में ना करते हैं, आखिर में मान जाते हैं। और यही हाल उनकी B क्लास जो लीडरशिप है उसका भी है। आज जो लोग कह रहे हैं, आप देखिएगा नियर फ्यूचर में वो कहेंगे कि हाँ फ़लाँ वक्त हमें ये नहीं कहना चाहिए था, हम जज्बात में कह गए। यानी वाज़े तौर पे ये नहीं कहा जाएगा कि हमसे गलती हुई, लेकिन तासुर ये दिया जाएगा कि अब हम आपकी टर्म्स पे आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ बढ़ना चाहिए। महाजराई किसी सियासी जमात को सूट नहीं करती, वो PTI हो, बानी PTI हो, हुकूमत हो या अपोजिशन में और चीज़ा जो शख्सियात हैं। सवाल इस वक्त जो है अफाम तफ़हीम की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन इस वक्त हमें जो है महाज अराई मियाँ हबीबुल्लाह साहब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुज़ाहमत का ऐलान किया जा रहा है, मुज़ाहरे होने हैं, जो एक बातचीत के लिए एक तरफा पेशकश मौजूद थी वो भी विड्रॉ कर ली गई है। किस तरफ जा रहे हैं? देखें, मामला तो सारे लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने जलसे की इजाज़त दे दी थी, मशरूत सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिल गई थी PTI को, और हम ये समझ रहे थे कि मामला अब जो है वो बेहतरी की तरफ चल निकले हैं और कहीं ना कहीं जो है वो इत्तफाक़ राय हो जाएगा और बेहतरी की गुंजाइश जो है वो निकल आएगी। लेकिन ये तो बल्कि पहले से ज़्यादा खौफनाक किस्म की लड़ाई जो है वो हमें नज़र आ रही है आज के हालात के मुताबिक। कल क्या हो जाता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बड़ी अहम बात है, आप कह रहे हैं कि जो जलसे की इजाज़त मिली और फिर एक जलसा किया भी गया, उससे ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और इस्टेब्लिशमेंट में या हुकूमत में, जो भी आप चेहरा कह लें, एक ही अलाइंस है, उनमें फासले कम हो रहे हैं, सियासी एक्टिविटी बढ़ने लगी है। बिल्कुल ऐसे ही था। और ये खराब कैसे हुआ? ये एश्योरिटी थी मसलन के 22 अगस्त का जो जलसा मनसूख हुआ था वो एक लचक दिखाई गई थी और उसके नतीजे में एश्योरिटी ली गई थी कि आप 8 सितंबर को कुछ नहीं कहेंगे और हमें जलसा करने देंगे, और उसकी एश्योरिटी दी गई थी कि आप खुल खिला के जलसा करें। और उसके बाद फिर जो है वो मशरूत सरगर्मियाँ सियासी जो हैं वो तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे दी गई थी और वो प्लान कर रहे थे कि हम पंजाब में जलसे करेंगे, कराची में भी जलसा करेंगे। लेकिन कल के एपिसोड के बाद, जलसे के बाद की जो सूरत हाल है उससे तो मामला जो है वो किसी और तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास करके जो पार्लियामेंट में हुआ है उससे तो मामला बहुत ही गंभीर नज़र आ रहे हैं। ये इतना आसान काम नहीं था। मसलन उन्होंने जो अरकान पार्लियामेंट थे,
आप उनको किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकते थे, वो उन्होंने भागकर कहाँ जाना था, यहीं रहना था। देखिए आम आदमी तो शायद कहीं छुप छुपा सकता है, उन्होंने पार्लियामेंट में आना था या अवाम में जाना था या इधर उधर वो नामवर किस्म के लोग थे, उन्होंने कहाँ चले जाना था। लेकिन पार्लियामेंट की जो तौहीन की गई है, जिस तरीके से वहाँ चंद एक पुलिस वालों ने पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होकर जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया और जो है तजलील किया पार्लियामेंट की, स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस ले लिया ना, नोटिस लिया उन्होंने। लेकिन नजम एक मैं आपको बात बताऊं, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी और सारी कहते थे जी कि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त अदारा है और उसकी तौकीर जो है वो सबसे अहम है और बाकी सारे अदारे उसके मतहत हैं और कानून साजी और आइन साजी और सारे मामला हम बड़े एक ना हवा भर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर जवाल भी आए तो वो कमाल का है, तो पाकिस्तान में तो मुझे जो है वो असल बंदे की तरफ क्यों नहीं जाते, जिसने ये सारा कुछ खराब किया, एक चीज थी बिल्कुल ठीक होती चली जा रही थी। चलें नजम साहब मुझे ये बताएं ना, सारी चीजें आप खुद कह रहे हैं, मैं आपके तजजिए को लेकर बढ़ रहा हूँ, सारी चीजें ठीक होती चली जा रही थी, एस्टेब्लिशमेंट के, हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तल्लुकात ठीक हो रहे थे, जलसा हो गया था, जलसा करने की इजाजत दी गई थी, लोग वहां पर पहुंचे थे, एक बड़ा इज्तिमा था। उसके बाद किसने कहा था गंडापुर से कि इस किस्म की तकरीर करे? अच्छा, मैं ना गंडापुर की कोई तर्जमानी नहीं करूंगा, ना ही मैं उन्हें ना पार्लियामेंट हाउस में गलत कह रहे हैं ना, तो गलत शुरू कहां से हुआ कि वो एक तो देखें कि उसके भी कई असबाब हैं। एक तो देखें कि कभी भी हमें सारी उम्र गुजर गई है सियासी जलसे कवर करते हुए, कभी भी 3 घंटे का वक्त देकर जलसा नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने चलो रास्ते भी बंद कर लिए, जो भी कर लिया था, लेकिन वो वहाँ जो आंसू गैस की शेलिंग अचानक हो गई और जो भी मामला हुआ, कहते हैं पथराव हुआ या जो भी, वो एक जो है ना उन्होंने जज्बाती किया मामला। और दूसरा मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर जो थे वो तो स्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे और उनकी तरफ से ऐसी तकरीर और इस किस्म के मामला ये समझ से बालातर हैं कि ये अचानक क्या हो गया, क्या वो उन्होंने प्री प्लान ये सारा कुछ किया है या कि वो मजमा देखकर जज्बाती हो गए थे, ये इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरी समझ से टारगेट कोई एक नहीं था, टारगेट उनका अपने सियासी मुखालफिन भी थे, टारगेट उनका एस्टेब्लिशमेंट और फौज भी थी, टारगेट उनका सहाफ़ी, बीट रिपोर्टर्स और ख्वातीन सहाफ़ी भी थी। कोई एक टारगेट तो नहीं था, वो तो लगता था कि मिसगाइडेड मिसाइल है जो चली जा रहा है और हर तरफ तबाही करता जा रहा है। तो फिर उसके बाद 8 घंटे 9 घंटे तक चाय पिए उन्होंने, मेरा ख्याल मामला सेटल करके आए होंगे कुछ ना कुछ, वरना वो इस तरह आसानी के साथ अगर उनको गिरफ्तार किया गया था तो फिर या तो वो कोई श्योरिटी दे के आए या कोई नया एजेंडा लेकर आए होंगे, कोई मामला अभी थोड़े दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती जिस तरफ आपने पहले इशारा किया ना कि ये मामला जो है बजाय सुलझने के ये उलझ रहे हैं। और ये देखें, आपने एक और अपने इंटरव्यू में बात की कि इसका आखिर नुकसान किसको है, तो ये देखें भाईजान, ये भुगत तो कौम रही है, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है, जो कुछ भी ये धींगा मुश्ती हो रही है, जो कुछ ये हर रोज़ नए से नए किस्म के प्लान बनते हैं, तो इसका नुकसान कौन उठा रहा है? मुल्क उठा रहा है, पाकिस्तानी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है। तो खुदा का खौफ करें हमारे प्यारे सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट और बाकी अदारे जो हैं, वो उनको पता नहीं पाकिस्तान पर रहम नहीं आ रहा। आखिर क्या निकालना क्या चाहते हैं इस पाकिस्तान से, क्या करना क्या चाहते हैं, कौम को बता दें एक ही बार। या तो आप देखें कि अगर आपने एक जमात को फारग करना है, सफा हस्ती से मिटाना है, तो वो भाई कोई 8-10 साल के लिए जो है आ जाए, उन पर पाबंदी लगा दें, फिर तो मुमकिन है। आप कभी उनको जो है हलाशेरी देते हैं, कभी पाँव पीछे खींचते हैं, कभी आगे करते हैं, तो इस तरीके से तो आप जो है, और ख़ास करके एक और मैं ये पंजाबी जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम जो है वो छेड़खानी के आदी हो चुके हैं। लेकिन आप पठानों को बार बार छेड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं हर रोज़ उनको जो है वो तरह तरह से मामलात उनके गिरद घेरा तंग करके कह रहे हैं कि क्यों नहीं बाहर निकलते हो तुसी, की हो गया थानू। तो ये मामला बहुत खतरनाक है। ये आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ना इसमें कोई पंजाबी का चक्कर है, ना इसमें कोई पठान का चक्कर है, एक बदतमीज आदमी का चक्कर है जिसने एक खातून की इज्जत को
मलूज़े खातर नहीं रखा, इसमें पंजाबी या पठान कहाँ से आ गए? नहीं, देखिए, आप मुझे नजम बताएं, साहब, क्या नहीं, क्या नहीं, मेरी आप बात मुझे सुनें। बताएं मियां साहब, आप किसी पठान के बारे में किसी को कहें, पठान को कि किसी उसकी किसी खातून का नाम लेके कहें कि मैं तुम्हारे घर बारात लेकर यार, आता अली हूं, अमीन तो उसका गंडापुर अगला का- उसको गोली नहीं मार देगा? मेरी आप तो बात जी, ये आपने- नहीं, मैंने कोई अली आपने अमीन गंडापुर की बात नहीं पंजाबी की, मैंने पठान वाली बात ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा की बात की है कि आप जिस नहीं, खैबर तरीके से पख्तूनख्वा के बंदे जिस को तरीके से- होश नहीं करनी चाहिए? नहीं, होश करनी चाहिए। क्या पंजाब उसे- की बेटी की इज्जत नहीं है? नहीं, सबकी या इज्जत है, पंजाब की किसकी वजीर इज्जत आला नहीं जो है? है वो इतनी बैठी हुई है कि उसको नहीं, कोई भी उठेगा, देखिए, हमारे लफंटर उठेगा और उसके बारे में लफंटर बकबक की करके बात चला नहीं। जाएगा। नासिर शिराजी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि ये पाकिस्तान के सियासतदानों का वतीरा बन चुका है। बेनजीर के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया हुआ, तो ये मामला तो कहीं ना कहीं जाके रुकने चाहिए। रुकने चाहिए, लेकिन सर आप जो बात जो गलत है उसको गलत कहें। आप कह रहे हैं पठानों को, मुझे बताएं क्या इस मुल्क में सहाफत सिर्फ इमरान रियाज कर रहा है, बाकी सब लोग जो यार, हम तो सियासत या सहाफत की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हालात ना खराब ये सब हालात जो खराब कर रहे हैं उसको आप बड़े देखिए, मेरी बात सुनिए, पंजाब बड़ा बड़ा मजबूत स्ट्रेंथन सूबा है, आपके दो सूबे बड़े सेंसिटिव हैं, बलोचिस्तान और खैबर इसकी बुनियाद पे गालियां देंगे सर, उसकी बुनियाद पे गालियां देंगे। अगर वो सेंसिटिव सूबे हैं तो उसकी बुनियाद पे क्या पंजाब को लाशें भेजी जाएंगी और हम कहेंगे कि हाँ लाशें कबूल करते रहे क्योंकि सेंसिटिव सूबा है, एक दूसरे सूबे से उठेगा क्योंकि वो सेंसिटिव सूबा है, वहां पे उनको अमन अमान कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उठ के मेरे पंजाब की वजीर आला को गाली देगा, उसके बारे में जुबानी बात करेगा। आपका पंजाब नहीं है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। देखें ये बात, ये बड़ा मामला जो है ना, हम किसी तकसीम की तरफ नहीं जाना चाहते, हालात पहले ही बहुत खराब है, तो उसको समझाएं ना, उस शख्स को समझाएं, खैबर पख्तूनख्वा उस शख्स को जो समझाएं कुछ हो रहा है ना, वो उसको आप सब जो आपे से बाहर हुआ है, जो आपे से बाहर हुआ है उसको समझाएं, उसको बुला के समझाया है ना अगलों ने, जिन्होंने उसे स्कूल की छुट्टी दी हुई थी, उन्होंने 8 घंटे बुला के समझाया उन्हें। पूछें जरा उनसे क्या बात की है उन्होंने, वो बता रहे हैं, छोड़ा उन्हें, वो सहाफी बता रहे हैं कि वो तो जनाब गंडापुर साहब तो एक पालिशी मानो बिल्ली भी बन के दिखा देते हैं। नहीं देखे ना, ये मेरी बात सुने, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो कोई फौलाद का बना हुआ या कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई दलेर आदमी है, ये उसको हवा भरी गई थी और वो जिन्होंने भरी थी उन्होंने उसको देख लिया, उन्होंने फिर बुला के समझा दिया होगा। ये तो थोड़े दिनों तक बातें सामने आ जाएंगी, आप देखिए। पता नहीं गंडापुरी शायद ही ना पिया हुआ हो इस मौके के ऊपर, लेकिन बात आगे बढ़ रही है क्योंकि बात हो रही है उस तमाम बदतमीजी के हवाले से। नईम मसूद साहब माफी ना मांगने पे अड़ गए हैं, बानी पीटीआई वो कहते हैं हम माफी नहीं मांगेंगे और जो माफी मांगेगा वो बुज़दिल है, वो मेरी पार्टी में रहने का हकदार ही नहीं है, जबकि माफी मांगना गलती की मैं समझता हूँ बहादुरी है, आला ज़र्फी है। लेकिन आपने जो सवाल किया ना पहले शिराजी साहब को कि किसने क्या खोया किसने क्या पाया, क्या दोनों ने खोया या दोनों ने पाया, वो बड़ा अहम सवाल था। मेरे दोनों दोस्तों ने उस पर कोई इतना फोकस नहीं किया, हिस्ट्री अच्छी सुनाई शिराजी साहब ने। और आप जब लंबा वक्त देते हैं ना मियाँ साहब को अपने प्यारे बड़े भाई होने के नाते, तो फिर ये कन्फ्यूज, ये जलेबी की तरह सीधी सीधी बात करते हैं, पहले कुछ करते हैं बाद में कुछ करते हैं। देखिए बात 2 + 2 = 4 की ये है कि 22 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक दोनों तरफ की आदत का इम्तहान था। 22 को जैसे तैसे आप 8 तक ले गए थे तो आपको सोचना चाहिए था, अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। और ये साबित हो चुका है मियाँ साहब की बात से और ज़राए से भी कि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में थोड़ी बहुत बात चल रही थी, बल्कि बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, सॉरी नॉट थोड़ी बहुत। ये 1.5 बरस के बाद कोई ऐसा जलसा नहीं था? ये कुछ ना कुछ आया था सामने, लेकिन अब इस जलसे को जो कामयाब बनाया वो हमारी प्यारी हुकूमत ने बनाया, और इस जलसे को जो नाकाम बनाया वो अली अमीन गंडापुर ने बनाया। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला, ये ज़हन में रखें, कोई वहाँ कोई डिबेट नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी का तकरीरी मुकाबला नहीं था। मैं उन्होंने शहद का इस्तेमाल किया हो ना किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वज़ारत आला का भी नशा अकल सिखाता है, जो उन्होंने अकल से काम नहीं लिया तो बाद में गोहर साहब को, बैरिस्टर गोहर को माफ़ी मांगनी पड़ी, उमर अयूब को माफ़ी मांगनी पड़ी, और पूरी तहरीक इंसाफ माफ़ियाँ मांग रही है। मैं ये बात नहीं करूँगा जो पंजाब की, मियाँ साहब ने बड़ी गलत बात कर दी अचानक बात करते करते कि आप ललकारते हैं, या देखिए KPK हमारा सूबा है भाई, आपका भी सूबा है, पंजाब का भी मामला है, ये मामला ये है ही नहीं। बात कहाँ से ख़राब होती है, जब लीडरशिप कंफ्यूज हो तो फिर वज़राए आला भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इमरान खान इज़ कंफ्यूज्ड, वो कभी कहते हैं, देखें उन्होंने कहा कि आज आपके सामने बयान आए कि हमने दरवाजे बंद कर दिए,
हर सतह पे, हर पार्टी तंजीमी सतह पे सबको कह दिया कि अब इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। पहली बात तो ये याद रखिए कि बहुत बड़ा झूठ है, बात होगी, बात हुए बगैर रहा नहीं जा सकता। कौन फ़ायदे में है, कौन नुकसान में है? मजमूई कहानी ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फ़ायदे में है। हुकूमत ली जैसे भी ली, यार आप कहें 47 था, 48 था, 49 था, जो भी था, हुकूमत ली। कबूलियत और मकबूलियत को साथ लेके चले। अगर सिर्फ मकबूलियत की बात होती तो भुट्टो तख्तादार पे ना चढ़ता। अगर सिर्फ मकबूलियत से हम मसाइल हल होते तो कभी बेनज़ीर जो है वो उस गोली का निशाना ना बनती। नवाज शरीफ और इमरान खान और आसिफ अली जरदारी को ये बात समझनी चाहिए। मैं कहता हूँ इमरान खान को ये बात समझ लेनी चाहिए जो कि 2007 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मिसाक जमहूरियत से सीख ली। भाई कबूलियत अपनी जगह, मकबूलियत अपनी जगह। हमारी एक हिस्ट्री है जो शिराजी साहब ने बताई, वो हिस्ट्री ये कहती है कि हमें कबूलियत और मकबूलियत को साथ लेके चलना है, हमें इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चलना है। जो नहीं चले थे वो दुनिया से गए। अब इमरान खान इसमें संजीदा अगर सोचें तो वो शदीद लॉस में है। उनके पास अक्सरियत थी, उनके पास मकबूलियत थी। पहले तहरीक अदम एतमाद से उन्होंने जानबूझ के हुकूमत खोई, अपने ही वजन से गिरे। अब वो जेल में बैठे हैं तो सिर्फ अपनी वजह से बैठे हैं। इमरान खान इतना बड़ा लीडर है, उसे खुद निकलना है, उसे ये नहीं निकाल सकता। अली अमीन गंडापुर क्या है, वो तो एक आप वो नैला दैला भी नहीं है। जबकि वाइल यक्का और किंग तो इस वक्त खुद इमरान खान है, यक्का भी है और किंग भी है, उन्हें खुद निकलना है। और मुझे ये लगता है अली अमीन गंडापुर उन पे वही जुल्म कर रहे हैं जो हमारे 2-3 जजों ने जुल्म किया इमरान खान पे। बात बनने लगी थी, उन्होंने हवा भर दी, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम हवा भर देते हैं। फिर अब अली अमीन गंडापुर ने हवा भर दी, लेकिन फिर भी मैं खराज तहसीन इमरान खान को भेजता हूँ इसलिए कि अली अमीन गंडापुर ने यार इतनी बेवकूफ़ी की बातें की, इतनी गलत बातें की, और इमरान खान ने मजबूरन पार्टी बचाने के लिए और समझ का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। जबकि शिराजी साहब और मियाँ साहब और नजम वली खान गुस्से से ना देखें, ये लिख लें कि वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं खड़े, इस वक्त अली अमीन गंडापुर कहीं खड़े नहीं हैं। सॉरी टू से। यानी कि मामला तो आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने खराब की है, खराब कर दिए, नुकसान में पीटीआई है और शदीद है और फायदे में आने वाले दिनों में नईम मुसू साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त लाहौर में जलसे की बात की जा रही है। कल हाफिज ज़ीशान रशीद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के, वो बाकायदा तौर पर ऐलान करके गए हैं कि 22 सितंबर में देख रहा था इतवार का रोज़ बनता है, लाहौर में जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। लाहौर में जलसा होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखें, अगर जो काम अली अमीन गंडापुर ने किया, बाकी दोस्तों ने भी उसी तरह आइन की, अखलाकियात की, हुब्बुल वतनी की खिलाफ वर्जी की, तो फिर जलसा नहीं होगा। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, हमारी फरियाद कौन मानता है कि PTI को लाहौर में जलसा करने दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, जब तक मुज़ाकरात नहीं ना होते, ये जलसों का नुकसान, इस जलसे का नुकसान हुआ है PTI को, किसी को नुकसान नहीं हुआ। जो ये लोग कहते हैं ना कि हुकूमत को नुकसान हुआ है, हुकूमत एक्सपोज हो गई, आइन एक्सपोज हो गए, और बाबा जलसे जुलूसों में न्यूटन का तीसरा आइन चलता है, तीसरा कानून चलता है न्यूटन का, अमल और रद्द अमल का, उसमें कोई और कानून नहीं चलता। और ला कानूनियत का मुजाहरा PTI भी करती है, और अगर गैर आइनी मुजाहरा है तो वो हुकूमत की तरफ से भी हुआ। सो इजाज़त देनी चाहिए। सही है, सही, इजाज़त देनी चाहिए। आपको मियां हबीब साहब क्या लग रहा है कि 22 सितंबर को एक जलसा होगा लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? नजम साहब, बात यह है सीधी सी, मुझे तो नईम साहब की तरह जो है ना वो बना कर बात करनी नहीं आती। ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि पहले भी उन्होंने किया था, जलसे की इजाज़त हुकूमत ने नहीं दी, ये इस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त दी थी, और अब भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त देनी है। मुझे एक जुमले की इजाज़त दे नहीं भाई, फिर आप अगला मेरी अगली बारी भी ले लें। अच्छा, ये नजम वली खान लोग नहायत गलत हैं जो 100% इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि वही हुक्मरान है या उन्हीं ने फैसले करने हैं। 50-50 भी हो तो हुकूमत शामिल हो। नहीं, मेरी बात सुने, अभी आप सारे कह रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने इजाजत दी थी इस्लामाबाद जलसा करने की, सारे कह रहे थे, सारे तो अच्छा बड़ा छोड़ने इस बात को, मेरा आप जो मर्जी करें, मेरा ये मौकफ है, मैं ये समझता हूँ, कुछ नहीं करना पाएगा। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जो है ना
इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उनके बगैर ना अपोजिशन सियासत कर सकती है ना हुकूमत अच्छा सियासत मियां कर साहब, चले सकती है। इसी सवाल को इसी तरह कर लेना कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मौजूदा सूरत हाल में जो जलसा जिस किस्म का इस्लामाबाद में हुआ और उससे जो सिचुएशन बनी और जिस तरह अब आगे बनने जा रही है, ऐसे में एक और जलसा होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता था कि अगर ये जो कुछ भी हुआ है ये ना होता तो बल्कि तहरीक इंसाफ को बड़ी समझदारी के साथ, बड़ा फायदा होना था उनको, उन्होंने पॉलिटिकल एज लेना था, आगे बढ़ना चाहिए था। वो पहले जलसे में ही फट पड़े हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए था और खास करके पंजाब में उन्हें जलसे करने चाहिए थे, फिर एक जाके ना मोमेंटम बनना था। ठीक है, उन्होंने पहले जलसे में ही जो है ना वो मामला अपने ख़राब कर लिया। अब किसी सूरत में भी जो है मेरा नहीं ख्याल पंजाब हुकूमत बेशक इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको जिस हद तक भी जाना पड़ा वो लाहौर में जलसा नहीं करने देंगे इन्हें, क्योंकि नजम साहब तस्वीर का एक रुख और भी है, वो ये है कि हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं ये सारी दुनिया, पाकिस्तान के सारे कोने कोने से जो एक एतराज़ उठ रहा है कि जो बुरा किया वो गंडापुर साहब ने किया और जो बुराई की जड़ है वो इस वक्त बानी PTI है। देखिए तस्वीर का एक रुख ये भी है कि मैं तो यही फोर्सी कर रहा था जो कुछ हुआ है, मैं तो चश्मे तसव्वुर से एग्जैक्टली यही देख रहा था कि यही होगा और क्यों होगा, और मेरी समझ में ये बात क्यों आ रही थी। देखिए हुकूमत को यही कुछ सूट करता था कि असल मामलात, असल जो मसाइल हैं पाकिस्तान के आम आदमी के, उससे तवज्जो हट जाए। अगर हुकूमत चाहती तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी थी, ये पकड़ दकड़ की सियासत। कुछ लोग हुकूमत ने कहा अलीमीन गंडापुर को नहीं, देखिए वो रद्द अमल है ना, वो रद्द अमल है। तुम हमारी बेटी मुझे ये बताइए, नहीं करो, तुम हमारी बेटी पर भी अटैक करो, छोड़े आप। हुकूमत ने ये कहा और फौज ने ये कहा कि तुम हम पर भी अटैक करो, गुजारिश ये है, ने भी कहा रद्द अमल, ये किसका रद्द अमल है? देखिए ये किसका रद्द अमल ये है कि जलसा इस्लामाबाद, सुनिए ना, जलसे की इजाजत जरा इजाजत दी जी। ये जलसा इस्लामाबाद में नहीं हो रहा था, 25 किलोमीटर दूर था। इस्लामाबाद के रिहायशियों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया और जहां जलसा हो रहा था वहां के लिए ऑर्डर्स क्या थे कि कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा, ना पानी होगा, ना खाने की कोई चीज मैसर होगी, ना कोई रेडी वाला होगा, ना कोई दुकानदार होगा। देखिए किन हालात में जलसे की इजाजत दी गई, जरा उस पर गौर करें। अच्छा, तो जब आप अरसा हयात तंग करेंगे किसी पे, सुनिए, जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो रद्द अमल में इसी टाइप की चीजें आती हैं जो अच्छी नहीं होती। मैं तो फिर कंडेम कर रहा हूं कि सियासतदानों को, दानिश्वरों को, इंटेलिजेंसिया को जो है अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल है कि किसने कंट्रोल किया? यहाँ पे आप माजी उठा के देखें ना, सारे लोग जो आज दर्श दे रहे हैं, जो कंडेम कर रहे हैं, वो खुद क्या करते रहे हैं? उन्होंने इसकी कीमत। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि अब ये है कि जलसे की इजाजत होगी या नहीं होगी, लाहौर में होगा, यहां भी वही कुछ होगा। हुकूमत को सूट करता है कि डिस्टर्बेंस बरकरार रहे, क्योंकि जो कुछ जमात इस्लामी करने जा रही है, जिस तरह अवाम उनके पीछे खड़े हैं और वो रिलीफ मांग रहे हैं महंगाई से, और वो जो बिजली के मामलात हैं IPPs को, जिसको रिलीफ दिया गया पिछले 20 वर्षों में और अवाम का खून निचोड़ा गया है, उस मामले से तवज्जो हटाने के लिए यही कुछ दरकार है। ये एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ है और मैं तो आइंदा भी ऐसा ही दे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है जिस पे मीडिया में कहीं पे बात नहीं हो रही, मैं उस पर 2 फिक्रे अर्ज करना चाहूंगा। गंडापुर साहब ने जो कहा है ना कि जनाब हमने ये डेडलाइन दे दी और 15 दिन में हम आएंगे और फिर रिलीज करा के ले जाएंगे। मैं एक वाक्य आपको मुख्तसर सा कोट करना चाह रहा हूँ, सुबह खैबर ही का वाक्य है और ये PTI के दौरे हुकूमत की बात है कि दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से दहशतगर्द जो है सुबह खैबर की एक जेल में बंद थे, फिर उस पर शबखून मारा। किन लोगों ने? ये आपको मालूम है, हमें मालूम है। लोग आए रात की तारीकी में, उन दहशतगर्दों को छुड़ा के ले गए, क्रॉस फायर भी होता रहा, ना कोई दहशतगर्द मरा और ना जेल खाना जात का अमला जो उसमें से कोई शख्स मरा। अब फर्ज कर लीजिए वो जो लाइन गंडापुर साहब दे रहे हैं, हम आएंगे, नहीं हम आएंगे और उनको रिलीज कराएंगे। एक शबखून मारा जाता है और क्रॉस फायर में एक आदमी मारा जाता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? एक दिन गिनना शुरू कर दिया, जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये चीजें बड़ी अहम बातें की कि जमात इस्लामी जो इस वक्त महंगाई के खिलाफ, खासतौर बिजली के बिलों के खिलाफ करी, ये हुकूमत और PTI मिलकर कोई उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI हुकूमत दबाने की कोशिश, बिल्कुल उनको ये सूट करता है कि इस टाइप की जो अफरा तफरी है वो नजर आए। हुकूमत जिम्मेदार है, बिल्कुल हुकूमत में कुछ अनासर, हुकूमत दिलचस्प नुक्ता नजर है, पहले सामने नहीं आया। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम नाज़रीन, बात कर रहे हैं तो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में जनाब नईम मसूद साहब भी मौजूद हैं, मियाँ हबीबुल्लाह भी मौजूद हैं, नासिर शराजी साहब भी मौजूद हैं। नासिर शराजी अभी कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो कुछ इस किस्म की चीज़ें चाहती है जिसके ज़रिए असल मसाइल जो है उनसे तवज्जो हटाई जा सके। इस पर कमेंट चाहूँगा। मियाँ हबीब साहब क्या कहते हैं आप? देखें, शराजी साहब का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है ना आज के हालात उस तरह के नहीं है कि आप कोई चीज़ मैनेज करके जो, क्योंकि अवाम बहुत बदजन हो चुके हैं, महंगाई वाकई इस नहज पर पहुँच चुकी है कि अब लोगों का जो है ना वो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कोई मेरा ख्याल है इस तरह की मैनेज करके चीज़ें जो है ना वो नहीं की जा सकती, बल्कि हुकूमत को तो सूट करता है कि सियासी चीज़ें अगर कोई पॉपुलर हुकूमत हो ना कि ठीक है भी अपोजिशन जिस तरह मर्जी बाज़ारों में फिरती रहे, जो मर्जी कहती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ा एक मुकाबला है मकबूलियत का और कबूलियत का। तो इसमें जो बारीक चीज़ है ना वो ये है कि हुकूमत अगर ये मामला ज़्यादा बढ़ता है तो हुकूमत तो जो है वो तो पहले ही उसके पाँव ज़मीन पर नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा कभी मैं इससे इतफाक़ नहीं करता कि हुकूमत ये चाहती है कि लोगों की नज़रें इस तरीके से हटाई जा सकती हैं। देखें, हुकूमत बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और अदारे फंसे हुए हैं। इसमें जो है ना किसी को लड़ाई सूट नहीं करती, बल्कि इससे निकलने का मामला कुछ इत्तफाक़ राय है। इसका मामला लड़ाई नहीं है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। पता नहीं कौन जो है वो किस नतीजे क्या नतीजा अखज़ करना चाहता है। मैंने तो पहले भी बात की है कि पता नहीं पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं, क्या होने जा रहा है। ये बड़ा एक सवालिया निशान है। हमें जो है इस वक्त जो देखें, हो सकता है हम कम अकल हों, लेकिन जो हमारा एक 35 साल का तजर्बा है और हमने जो सियासत से सीखा है वो आज के हालात जो है ना स्मूथ हालात हों तो उसमें इस किस्म की गेमिंग की जा सकती हैं। आज के हालात में हमें बड़ा फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इक़्तिसादी तौर पर भी बहुत इस वक्त एंड पे खड़ा है और आपके दुश्मन जो है वो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरे हुए है। आपका जो मैं पहले भी बात की थी वो हम किसी और तरफ ले गए, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो क्यों सेंसिटिव बने हुए हैं और हम जो है वहाँ सियासी कुव्वतें कुछ और चाह रही हैं, अदारे कुछ और चाह रहे हैं, बाकी मामला कुछ और हैं, बैनुल-अक़वामी ताकतें वहाँ कुछ और चाह रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें इनका अदराक होना चाहिए। और पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं जो आप ये कहते हैं कि हुकूमत इस किस्म की गेम नहीं करेगी, मेरा नहीं ख्याल इस तरह उसको तो अमन चाहिए, उसको अमन चाहिए, उसको इस्तेकाम चाहिए, ताकि अगर बाहर की दुनिया से कोई फंडिंग वगैरह आनी है या कुछ भी इसको बेहतर करना है तो उसी सूरत में होगा। जैसे बिल्कुल अच्छी खासी नई स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, आपकी इन्फ्लेशन चलें आप गवर्नमेंट के फिगर्स के साथ ना भी जाएं कि सिंगल डिजिट पे आ गई है, लेकिन बहरहाल इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, आपकी जो है तजारती खसारा कम हो रहा है, आपके ज़रम बदला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हुकूमत क्यों चाहेगी कि फितना फसाद पैदा हो? जब मुझे एक बात की समझ नहीं आती, आपने सारी बातें दुरुस्त की, उनका मैं जवाब भी देता हूँ। मियाँ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हुकूमत क्यों रिस्क लेगी, क्यों खाना ख़राब करेगी। हुकूमत तो देखिए ड्राइविंग पोजीशन में ना, स्टीयरिंग पोजीशन में है, वो तो बेहतरी चाहेगी। एक चीज़ जो हम नहीं जहन में रखते, मैं अपनी बात करता हूँ कि 2014-15 से लेके 2017 तक ज़िंदगी बड़ी मज़े से गुजर रही थी। उस वक़्त की कीमतों और अब की कीमतों और दरमियान में इमरान खान हुकूमत की कीमतों का अगर जायज़ा लें तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे नहीं जा रहा। जब मामला 2017 में ख़राब कर दिया गया, 2018 में आया तो इवन इतने अखराजात नहीं थे, मसाइल थे कोरोना की वजह से, फिर भी हुकूमत और हमारी मुईशत संभली ना। हालांकि पेट्रोल आपको पता है अमेरिका जैसे मुल्क में तो टोकन पे चला गया था, एक लिहाज से फ्री था और यहाँ भी सस्ता था, लेकिन हमने IMF से लेके हर जगह हमारी खारजा पॉलिसी 2018 से 2022 तक और हमारी मुआशी पॉलिसी 2018 से लेके 2022 तक इतनी ख़राब रही कि किसी ने गौर ही नहीं किया। PDM को मैं भी उतना ही नापसंद करता हूँ जितने मियाँ साहब, लेकिन मैं क्यों ना ये कहूँ कि PDM ने बहरहाल IMF से रिलीफ लिया, वो रिलीफ जिसमें फिर तहरीक इंसाफ के तैमूर ने और उसके अलावा हमारे वो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने बाकायदा कोशिश की कि IMF कर्जा न दे।
मोहसिन लगारी साहब ने इनकार कर दिया। आपको पता है कि मोहसिन लगारी, मैं आज तक उन्हें सल्यूट करना, मेरे सामने अभी आए, मैं सल्यूट करूंगा। उसने कहा इसमें, उन्होंने पूछा, वैसे उन्होंने कहा, पूछा नहीं था उन्होंने तरीन को, उन्होंने कहा कि क्या इससे रियासत का नुकसान नहीं है। तो क्या कहा था शौकत तरीन ने? उसने कहा कि रियासत का नुकसान तो है, लेकिन यार वो हमारे चेयरमैन के साथ क्या कर रहे हैं। बात ये है कि रियासत के साथ अगर स्टेट्समैन बन के चलना है तो आपको बिल्कुल इंसाफ के साथ चलना चाहिए। नहीं साहब, इस वक्त माजी की बातें हम बाद में करते रहेंगे। इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, बानी पीटीआई कहते हैं हमने माफ़ी नहीं मांगनी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है असद कैसर कहते हैं हम मज़ामत की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ जुम्मे को एहतजाज का ऐलान हो रहा है। मतलब ये कि इस वक्त एक मरतबा फिर गर्मी पैदा होने लगी है। अगर सियासी हालात ख़राब होते हैं नईम मसूद साहब, नुकसान में कौन रहेगा? देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह का शुक्र है कि रात गिरफ्तार नहीं हुए वही गंडापुर। आप यकीन करें नजम, मैं भी एक इंसान हूँ, कहीं हम भी गलती करते हैं, तज्जिए में भी गलती हो सकती है। अगर गंडापुर रात गिरफ्तार होते तो हमारा सुबह का सूरज मार्शल लॉ के साथ तलू होता। गंडापुर ने मार्शल लॉ के लिए यार जर्नैलों को जिस तरह उसने कहा है, उसने पूरे दरवाजे खोले थे जो नहीं लगे। मैं समझता हूँ हुकूमत बड़ी दानिशमंदी से काम कर रही है। अभी आपने मुझे रोका ना, मैं माजी में तो गया ही नहीं, मैं तो 2018 से आगे गया हूँ। हुकूमत दानिशमंदी से काम कर रही है। जमात इस्लामी की मेरे भाई ने बात की, जमात इस्लामी के पास वो एक डिसेंट जमात है, कोई स्ट्रीट पावर ऐसी नहीं है। उसका तो जवाब पंजाब ने ही दे दिया। अब ग्राफ बेहतर हो रहे हैं, जिस तरह आपने कहा है हमारी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज के और बाकी सियासी हालात खराब हुए। देखें, सियासी हालात खराब हुए तो सरासर नुकसान पीटीआई का है। हुकूमत जितने हालात ख़राब होते जाएंगे, हुकूमत उतनी मुस्तहकम हो के पूरा अपना टन्योर मुकम्मल करेगी, क्योंकि देयर इज़ नो ऑप्शन अदर दैन पीडीएम। आपके पास फिर क्या ऑप्शन है? यही तो मैं कहता हूँ, अपना नुकसान अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है पीटीआई। वो तो अपने आप को गेम से बाहर कर रही है। देखिए, मकबूलियत और कबूलियत के फार्मूले को साथ मिलाते हुए कह रहे हैं कि अजल से चल रहा, ऑप्शन ही कोई नहीं रहेगा उसके पास। ऑप्शन कोई नहीं है जिस तरह वो और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल में मार्शल लग जाता है तो मार्शल जो है पीटीआई के लिए ज़्यादा सख्त होगा। यानी कि एक आइन, इंसानी हुकूक और अदालतों की जो छतरी उन्हें दस्तयाब है वो भी ख़त्म हो जाएगी, नहीं मिलेगी। एक जुमला कह दूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह दे दीजिए, मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। ये सारी बढ़के मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और गंडापुर को भी बदल दिया जाएगा। गंडापुर को बदल दिया जाएगा। ये सब सियासी हालात ख़राब जिस तरह के होते हुए नज़र आ रहे हैं, नुकसान में कौन रहेगा? मैं तो पहले पाकिस्तान नुकसान में रहेगा। नहीं, पाकिस्तान, ये तो एक जो अमूमी बात होगी ना। नहीं सर, ये तो एक अमूमी बात होगी ना। पाकिस्तान तो हमेशा नुकसान में रहता है। मैं हुकूमत वर्सेस पीटीआई बात करूं। जहाँ तक तल्लक है ना तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ को जो है ना वो इस किस्म के हालात सूट करते हैं। देखिए, सिर्फ मार्शल लॉ उसे डैमेज कर सकता है, और वो भी एक लंबे अरसे के लिए हो, 8-10 साल के लिए हो, तो फिर तहरीक इंसाफ डैमेज होती है। अगर आप इसी तरह से जो है ना गुड्डी गुड्डे का खेल खेलते रहे तो वो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उसको जो है ना, देखें एक बात तो उसको एडवांटेज है ना कि वो जेल में बैठा हुआ है। आप जेल में बैठकर उसके ख़िलाफ़ कहें कि अवाम में से उसकी जो है वो जज्बातीपन ख़त्म हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं, ये हमदर्दियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। आप जेल से बाहर निकाल कर तो उसे ब्लंडर करवाएं तो वो उस सूरत में हो सकता है। आप जेल में बंद करके कहें कि जी कि वो उसके साथ हमदर्दियाँ हम ख़त्म करवा लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि आप जो मर्ज़ी कर लें कि उसको जेल में रखकर आप उसको ज़्यादा पॉलिश कर रहे हैं, आप उसको जो है बड़ा लीडर बना रहे हैं, और उसकी हमदर्दियाँ हर आने वाले दिन में बढ़ती जाएंगी। लिहाजा ये इसको जो है ना, बल्कि किस बुनियाद पे बढ़ती चली जाएंगी? मतलब कैसा है? ये भाई, ये लोग सारे जज्बाती लोग हैं। ये कौन सोचता है कि किसने क्या किया है? लोग तो कहते हैं कि अच्छा ओ हो यार बड़ी ज्यादती है उसके साथ, उसको देखें 1.5 साल से जो है वो बंद किया हुआ है उसको। तो वो आप देख लें, जितने भी लीडर हैं वो जब जेल में बंद होते हैं तो वो उनकी हमदर्दियाँ बढ़ जाती हैं। भुट्टो आज तक जो है वो जेल में जाने की वजह से और फांसी के तख्ते की वजह से आज तक पीपल्स पार्टी जो है वो जिंदा सर्वाइव कर रही है। तो इसी तरीके से आप देख लें कि जावेद हाशमी जेल में गए थे, तो उसके बाद आप देख लें कि वो उसकी क्या बल्ले बल्ले होती। तो ये सारे मामला जो है ना, ये आप हमदर्दियाँ पैदा कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला क्यों इतना बड़ा लीडर बन गया था? वो जेल में इतना लंबा अरसा उसको कैद में रखा आपने,
तो वो नजम साहब एक एंगल और भी है। सरेदर्द नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हुकूमत का होगा जी, हुकूमत का नुकसान इसलिए होगा। देखिए शेख रशीद को मैं फिर कोट करता हूँ, वो कहा करते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नून लीग की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये ऑन रिकॉर्ड है ना जी। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। पीटीआई की नेगोशिएशन एस्टैब्लिशमेंट के साथ शुरू हो चुकी थी और लीडरशिप और अवाम दोनों थोड़े से काम डाउन हो रहे थे और स्ट्रेस ख़त्म हो रहा था और चीज़ें जो है रिजॉल्व की तरफ जा रही थी। लिहाजा जो कुछ हुआ है इसको इस पस मंज़र में भी देखना चाहिए कि इसका फ़ायदा किसको हुआ। काम ख़राब करके यानी रंग में भंग डाल के फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा ऑफ कोर्स हुकूमत को होगा। अब आपका सवाल बड़ा आम है कि इन टोटल नुकसान किसको होगा अगर मामला अफरा तफरी की तरफ जाती हैं। देखिए महंगाई के नाम पे जब लोग सड़कों पे आएंगे तो उसमें किसी एक जमात का वर्कर नहीं होगा, उसमें नून लीग के वर्कर्स भी होंगे, पीटीआई के वर्कर्स भी होंगे और तमाम सियासी जमातों की। उसकी वजह यह है कि भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती जनाब। लोगों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो चुका है और महंगाई के नाम पे जब लोग आएंगे और जब अफरा तफरी बढ़ेगी एक हद से ज़्यादा तो इसका नुकसान किसी उस जमात को नहीं होगा जिसका लीडर जेल में बैठा हुआ है या जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं या जो एलाई हैं। सबसे ज़्यादा डिस्क्रेडिट जो होगा वो हुकूमत को होगा। नासिर भाई, महंगाई के नाम पे एक बड़ा इज्तिमा जो किया वो जमात इस्लामी ने किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें महंगाई के नाम पर कुछ भी करती हुई इस वक्त नज़र नहीं आ रही। जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ? जी बिल्कुल फ़ायदा हुआ। देखिए फ़ायदा इस तरह हुआ कि अगर आप कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर हुकूमत नेगोशिएशन पे आई ना कि अच्छा जी हम आईपीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिवाइज करते हैं। उससे पहले 20 साल सब सोए हुए थे, सब मौज मेला मस्ती कर रहे थे। जब एहतजाज बढ़ा तो हुकूमत मजबूर हुई कि अच्छा जी हम नेगोशिएट करते हैं। वो जो 45 अरब रुपए का ऐलान किया था वो नहीं मिल सका, IMF बीच में आ गया, लेकिन वो इसी प्रेशर की वजह से किया था, वो इस प्रेशर की वजह से हुआ। अब जो हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि अब वज़ीर तवानाई जनाब लगारी साहब जो हैं वो हमें पिछले 2 माह से आके सवाइयाँ पेश करते रहे मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि जनाब ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब वो खुद कहते हैं, यानी पिछले 10 बरस में पहली मरतबा हमने हुकूमत के वज़ीर तवानाई से सुना कि जनाब ये जो टर्म्स कंडीशन है ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आज उन्हें याद आया नाकाबिले बर्दाश्त हैं तो क्रेडिट दीजिए जमात इस्लामी को और वर्कर्स को और अवाम को जो उनके साथ खड़े हुए हैं। तबसरा भी लेते हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। नासिर शराय साहब यहाँ पर महंगाई के हवाले से, मियाँ हबीब भी महंगाई के हवाले से जो तजिया कर रहे थे वो कह रहे थे कि अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। लेकिन नाज़र साहब वन स्टेप अहेड गए हैं, वो कहते हैं कि जमात इस्लामी को इससे फ़ायदा हुआ है और जो बाकी लोग जो हैं वो जो है हुकूमत इससे नुकसान में रहेगी महंगाई की वजह से, क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे और जो भूख है वो आदाब के सांचों में ढल नहीं सकती। मियाँ साहब, जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ? जमात इस्लामी को बिल्कुल फ़ायदा हुआ जी। देखें वो जमात इस्लामी की सियासत बहुत दब गई हुई थी, वो फिर एक उभर कर सामने आई है और उन्होंने पब्लिक की नब्ज़ जो है उसके मुताबिक जो है वो परफॉर्म किया है। उन्होंने सबसे बड़ा इशू जो था इस वक्त, ये तो आज इलेक्शन हो जाए तो जमात इस्लामी कुछ सीटें निकाल लेगी, शायद कराची से 1 सीट या 2 सीटें निकाल, वो तो पहले भी निकाली थी। लेकिन सियासत जो वो है ना इंतखाबी सियासत वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और पब्लिक की सियासत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने देखा बड़ी कई सियासी जमातें हैं उनकी 1 सीट भी नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन आप देखें कि वो पब्लिक में जो है वो उनकी प्रेजेंस है, अच्छी खासी प्रेजेंस है। तो ये बिल्कुल एक वो फार्मूला ही मुख्तलिफ है। लेकिन जहाँ तक महंगाई का तल्लक है, महंगाई इस वक्त अफेक्ट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ना पाकिस्तान बड़ा कंफ्यूज किस्म का मुल्क है। यहाँ कोई एक फार्मूला जो है ना वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हालात पर। मैंने देखा कि पाकिस्तान में कोई भी अपोजिशन की तहरीक जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कामयाब नहीं हुई। हम ये तारीख़ है पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं उनको कहीं से शय होती है, वो पाकिस्तान के अंदर से हो या बाहर से हो या किसी अदारे से हो, किसी शख्सियत से हो, तो वो किसी ना किसी हुकूमत की कामयाबी नहीं, अपोजिशन की कामयाबी भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ऐसे ही है बिल्कुल। और उसके बगैर जो है वो पाकिस्तान में ना सियासत होती है ना पाकिस्तान में ज़िंदा रहा जा सकता है। तो लिहाजा जब तक अब देखें कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है इसके बारे में मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है
कि वो हुकूमत के साथ कितनी संजीदा है और अपोजिशन वो कहते हैं हम गैर जानिबदार हैं। DGISPR ने कहा कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाह रहे। रही है पाकिस्तान की फौज जो है हमेशा गैर जानबदार नहीं, अब तो वो रही कह है। रहे हैं कि हम कोई किसी के फरीक नहीं है बीच हाँ, में। तो अगर फरीक नहीं है तो फिर जो है वो फिर शराजी साहब की बात मानना पड़ेगी। फिर हुकूमत ने करवाया होगा ये सारा कुछ, क्योंकि उन्हें फिर ये सूट करता है, क्योंकि उनको तो जो है वो तो ज़िंदा नहीं रह सकते इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो हुकूमत के हाथ से जो है मामला निकल जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो इससे पहले भी वैसे मैं आपको याद करवाऊँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के बाद दी गई थी, क्योंकि वो जो इत्तेहादी रोके हुए थे वो निकल गए थे बीच में से, और उसके बाद फिर ये सारे का सारा हो गया था। अब आगे नईम मसूद साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या होता हुआ नज़र क्या आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी की दोनों दोस्तों ने बात की। मैं कहता हूँ जमात इस्लामी ने फ़ायदा दिया है हुकूमत को। ठीक है, कौम का भी फ़ायदा है, जमात का भी हुआ होगा। IPP की बात हुई और महंगाई को ख़त्म करने के लिए अब हुकूमत भी ये काविशें अमल में ला रही है कि IPP के मुआहदों को रीविज़िट किया जाए। इसलिए इसको तो आप इस हद तक ना रहने दें या इस हद तक ना लाएं कि जमात इस्लामी बड़ी वो नामवर हो गई और इलेक्शन जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, आपका सवाल है कि क्या होने वाला है। देखिए, मुझे जो समझ आती है कि एस्टेब्लिशमेंट मुक़तदरा जिसे आप कहते हैं उसको भी राज़ी रखना पड़ता है, और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एस्टेब्लिशमेंट डफर हो सकती है, उसके मेकनिज़म में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हुब्बुल वतनी उसमें बहरहाल होती है। स्टेट के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाती। और मुझे ये लगता है कि स्टेट को इस वक्त इमरान खान का जो माजी है, इमरान खान के जो जितने भी अली अमीन गंडापुर हैं या इमरान खान के चाहने वालों ने 9 मई को जो कुछ किया, उसने ये साबित कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इकट्ठे नहीं चल सकते। इसमें नून लीग ने तो कुछ नहीं किया, अपना आप ख़राब जिस तरह तहरीक इंसाफ बदस्तूर किए जा रही है। और मैं इसे कोई नेल्सन मंडेला नेस नहीं कहूँगा, मैं इसे कोई बहादुरी नहीं कहूँगा। इमरान खान अपनी बेवकूफ़ी और सियासी जो है वो कम समझबूझ पॉपुलर लीडर है। मैं कौन और इमरान खान कौन, लेकिन मुझे इतने कहने का हक दें कि इमरान खान की अपनी सियासी पॉलिसियों की कमज़ोरी की वजह से वो अंदर है। जितना उनका वोट है उन्हें बात करके बाहर तो हुकूमत को खतरा नजर आ रहा है नहीं मुझे सब आपको यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में? सॉरी, कोई हुकूमत को किसी किस्म का खतरा? देखिए, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ रोज़ एक ऐसा बंद बांधती है जिससे हुकूमत मजबूत होती है। तहरीक इंसाफ ने अभी ना कोई मूवमेंट, ना कोई ऐसी डिबेट, ना कोई ऐसा प्रोग्राम और ना कोई नई चीज़ मार्केट में लाई है। वही चोर डाकू वाली बात है। इसलिए मुझे ये हुकूमत पूरी होती नज़र आ रही है। नहीं तो फिर ये मार्शल लॉ लगवा के रहेगी तहरीक इंसाफ। मुझे कोई तहरीक इंसाफ की आमद अगले इलेक्शन में भी और अगले इलेक्शन से पहले आती हुई नज़र नहीं आ रही। आपको हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ कुछ आपको क्या होता हुआ नज़र क्या आ रहा है? देखें कि ये तो कोई नजूमी ही बता सकता है कि क्या होता है। प्लस माइनस करना है ना, हम पॉलिटिकल तजिया करते हैं उसकी बुनियाद पे। पाकिस्तान में जो है ना अगले लम्हे का कोई पता नहीं थोड़ा मतलब मैं नजूमी है कि क्या हो जाए। लेकिन पहले बड़ी जवाब दो, नहीं मैं नजूमी है, तुसी नजूमी नहीं है ते तुसी अपनी ख्वाहिशात दे गुलाम हो। अच्छा नजम, बात ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तान में जो है ना वो कोई चीज़ हतमी नहीं होती। यहाँ जो है ना एक दिन एक बंदा जो है वो सबसे बड़ा जो है वो पाकिस्तान का गद्दार करार दिया जाता है और अगले दिन जो है अगले दिन नहीं बातें ना करें। ये तारीख जो होती है ना वो 2-4 साल में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप देख लें यहाँ पीपल्स पार्टी एक वक्त में क्या थी, फिर उसके बाद क्या होगी, ANP क्या थी, उसके बाद क्या होगी, अख्तर मैंगल की जमात क्या थी, फिर क्या होगी, फिर मुस्लिम लीग नून क्या थी, उसके बाद क्या हो गई। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ को देखो वो आपको तहरीक इंसाफ वापस आती भी नजर आ रही है, लेकिन नहीं गुड बुक्स में। देखें मुझे अभी फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई पता नहीं है। नाज़िर साहब, आने वाले दिन क्या नजर आ रहा है आपको? हुकूमत के लिए मसाइल हैं जी। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जिसको संभालने में वो अभी तक नाकाम है। महंगाई कंट्रोल ना हुई, IPP का मामला हल ना हुआ, लोग सड़कों पे होंगे, और जब लोग सड़कों पे होंगे तो किसी एक जमात के नहीं होंगे, वो अपने सारे दुख लेके आएंगे। वो सियासी भी होंगे, समाजी भी होंगे, इक़्तिसादी दुख भी होंगे,
और फाइनली इसका नुकसान जो है हुकूमत को होगा। मैं समझता हूँ हुकूमत ग्रेस पीरियड पे चल रही है, उसको एक टाइम दिया गया है, चूंकि इनका क्लेम था कि हम इक्तिसादी सूरत हाल को संभाल लेंगे, हमारे दुनिया में सही। सारे अपने जो दोस्त PTI ममालिक ऑप्शन हैं है, उनके PTI साथ ऑप्शन है। नहीं, पीटीआई ऑप्शन नहीं है, -2 हो चुका है। हमें इसको एक रियलिटी को हमें तस्लीम करने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब घर बैठे हैं, उधर पीटीआई के जो बानी हैं वो ठीक घर है, जा बहुत चुके बहुत शुक्रिया, हैं। बहुत बहुत बेसिकली शुक्रिया। -2। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। मियाँ हबीबुल्लाह साहब आपका भी शुक्रिया, नईम मसूद साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये है सारी की सारी सूरत हाल। अल्लाह पाकिस्तान के साथ अच्छा करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।